कल पढ़े थे जनन। तो जनन में लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन पादप में जो है बताया गया था थैलोफाइटा में, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ये बता दिया गया था। अब हम आगे अगला चैप्टर पढ़ते हैं पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। आवृतबीजी पौधे वे पुष्पी पौधे हैं जिसमें बीज फलों के अंदर बनते हैं। यानी कि हमको पढ़ना क्या है, लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन हम पढ़ रहे हैं आवृतबीजी पादप का। आवृतबीजी पादप वे पादप होते हैं जिसमें बीज फलों के अंदर बनते हैं। बीज कहाँ बनते हैं? बीज फलों के अंदर बनते हैं। ये विशेषता है किसकी? आवृतबीजी पादप की। कल हम बताए थे एंजियोस्पर्मिक प्लांट, तो एंजियोस्पर्मिक तो ये बताया जा रहा है। कल जिम्नोस्पर्म बताया गया था। तो जिम्नोस्पर्म में जो बीज बनते हैं वो नंगे होते हैं बीज, और यहाँ पर जो बीज बनते हैं एंजियोस्पर्म में, तो एंजियोस्पर्म में जो बीज बनेंगे वो बीज फलों के अंदर बनते हैं, ठीक है। अच्छा, इन पौधों के जीवन इतिहास में जो है अत्यंत विकसित, यानी कि जो ये आवृतबीजी पादप होते हैं इनके जीवन इतिहास में, इनके जीवन इतिहास में दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। जीवन इतिहास में दो अवस्थाएं है ना। एक होता है इसमें स्पोरोफाइट अवस्था। स्पोरोफाइट जिसको हम कहते हैं बीजाणु, स्पोरोफाइट स्टेज जिसको कहते हैं बीजाणु उद्भिद, जिसको कहते हैं बीजाणु उद्भिद अवस्था। ये तो एक अवस्था ये हो गई। और दूसरी अवस्था इसमें पाई जाती है गेमिटोफाइट। गेमिटोफाइट जिसको हम कहते हैं युग्मकोद्भिद, कहा जाता है। जो बीजाणु उद्भिद अवस्था होती है ये जो है अत्यंत विकसित होती है। बीजाणु उद्भिद अवस्था जो है क्या होती है? काफ़ी विकसित होती है। और युग्मकोद्भिद अवस्था जो है ये छोटी होती है, बहुत कम विकसित होती है, ठीक है। बीजाणु उद्भिद में प्रत्येक केंद्रक, जो बीजाणु उद्भिद अवस्था होती है इसमें जो केंद्रक होता है ये होता है 2n। केंद्रक में जो है क्या पाए जाते हैं? 2n गुणसूत्र पाए जाते हैं। किसमें? जो बीजाणु उद्भिद के प्रत्येक केंद्रक में 2n गुणसूत्र ये होता है ना, होते हैं। इसी कारण इसको कहते हैं डिप्लॉयड जनरेशन कहा जाता है। इसके कारण इसको क्या कहते हैं? डिप्लॉयड जनरेशन या द्विगुणित पीढ़ी, द्विगुणित पीढ़ी कहेंगे, जिसको कहते हैं डिप्लॉयड जनरेशन। और युग्मकोद्भिद में जो ये युग्मकोद्भिद अवस्था है, ये अवस्था इसमें देखा जाए इसके केंद्रक में n गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? n गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसके कारण से इसको हम कहते हैं अगुणित पीढ़ी, अगुणित पीढ़ी कहा जाता है ना। इसको अंग्रेजी में कहते हैं हैप्लॉयड, है ना, जनरेशन। हैप्लॉयड जनरेशन। और जो ये बीजाणु उद्भिद अवस्था होती है जिसमें केंद्रक में 2n गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसको हम द्विगुणित पीढ़ी या डिप्लॉयड जनरेशन, डिप्लॉयड जनरेशन कहते हैं। और गेमेटोफाइट में देखा जाए तो n गुणसूत्र पाए जाते हैं, इनके कारण से इसको हम कहते हैं अगुणित पीढ़ी कहते हैं।
ये दोनों पीढ़ियाँ जीवन चक्र में, हम जब इसका जीवन चक्र, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, आवृत्तबीजी पौधे, हम इसके जब जीवन चक्र को देखते हैं तो इनके जीवन चक्र में एक दूसरे के बाद जो है पीढ़ियाँ आती है, मतलब एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी आती है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। पीढ़ी एकांतरण, पीढ़ी एकांतरण मतलब कि, है ना, कि ये पीढ़ियाँ जो है जीवन चक्र में जो बताए हैं कि कौन कौन सी, बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद अवस्था, स्पोरोफाइट, गेमिटोफाइट, ये अवस्था एक साथ नहीं आएगी जीवन चक्र में, एक के बाद एक अवस्था आती है, जिसको हम कहते हैं पीढ़ी एकांतरण या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इनको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। ठीक, तो ये रहा जो है, हम लोग देखे कि आवृत्तबीजी पौधे का जीवन इतिहास। तो इसके जीवन इतिहास में है क्या कि बीज जो होते हैं ये फलों के अंदर बनते हैं। इनके जीवन इतिहास में दो अवस्थाएं पाई जाती हैं, स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट। स्पोरोफाइट अवस्था जो है हमेशा डिप्लॉयड होती है, इसके केंद्रक में 2n गुणसूत्र पाए जाते हैं। गेमिटोफाइट अवस्था हैप्लॉयड होती है, इसके केंद्रक में n गुणसूत्र पाए जाते हैं, और इसमें इनके जीवन चक्र में एक के बाद एक अवस्था आती है, जिसको हम कहते हैं पीढ़ी एकांतरण कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, अब हम आवृत्तबीजी पादप में हम एक, भाई किसी, हमको अध्ययन क्या करना है, लैंगिक जनन। तो जो लैंगिक जनन, भाई जैसे पौधे में जड़, तना, पत्ती, और जब इनका जनन काल आता है तो ये पुष्पन की क्रिया करते हैं और पुष्प का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक पुष्प की संरचना का अध्ययन करते हैं। भाई पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना, पौधे में जब उनका जनन काल आता है पौधे का, तो पौधे के जनन काल में क्या आते हैं, भाई जनन काल में पौधे जो है पुष्प का निर्माण करते हैं, है ना। अब देखा जाए, हाँ, आवृत्तबीजी पौधे के बीजाण उद्भिद में मूल, स्तंभ तथा पत्तियां पाई जाती हैं, और प्रजनन के लिए तने पर पुष्प उत्पन्न होते हैं। पुष्प वास्तव में रूपांतरित प्ररोह है। पुष्प क्या है, पुष्प जो है क्या है, पुष्प वास्तव में रूपांतरित प्ररोह, रूपांतरित प्ररोह है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं मॉडिफाइड शूट कहा जाता है ना। यानी पुष्प क्या होते हैं, ये जो है मॉडिफाइड शूट है, या जिसको कहते हैं रूपांतरित प्ररोह, है ना। कि जो इनमें आवृत्तबीजी पादप है, इनकी स्पोरोफाइट अवस्था में क्या पाई जाती हैं, जड़, तना, पत्तियां पाई जाती हैं। प्रजनन काल जब आता है तो प्रजनन काल में जो है ये पुष्प का निर्माण करते हैं। पुष्प जो है ये वास्तव में क्या है, रूपांतरित प्ररोह है, जिसको हम कहते हैं मॉडिफाइड शूट कहा जाता है। और पुष्प का कार्य होता है प्रजनन करना। एक पूर्ण पुष्प में हम देखते हैं कुछ निम्न भाग पाए जाते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, वाह्य दल पाया जाता है, वाह्य दल पाई जाती है, वाह्य दल पुंज, जिसको हम कहते हैं कैलिक्स। ठीक, एक भाग ये हो गया वाह्य दल पुंज। फिर पाई जाती है दल पुंज, जिसको हम कहते हैं करोला।
जिसको कहते हैं करोला, है ना। फिर देखते हैं पुमंग। पुमंग को हम कहते हैं एंडोसियम। एंडोसियम कहते हैं। फिर इसमें मादा जननांग जायांग, जिसको हम कहते हैं गाइनीसियम, है ना। यानी कि पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, और पुमंग जिसको एंडोसियम कहते हैं, और जायांग पाए जाते हैं। ये 4 भाग होते हैं, है ना। अब हम देख लेते हैं, पहले एक पुष्प की संरचना का चित्र बनाते हैं। हाँ, देखिए, ये जो इसका बनाया गया है, ये बनाया गया है, इनकी ओवरी बनाई गई है। ये क्या है, नामांकन हम करते चलते हैं, ओवरी। ठीक, ये है इसकी स्टाइल। और यहाँ ये दिखाया गया है इसकी स्टिग्मा, है ना। स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, ओवरी हो गई। ये है जो है इसके मादा जननांग है। क्या है, हम बीच से शुरू कर रहे हैं, मादा जननांग हुआ। अब हम फिर देखते हैं, यहाँ पर ये जो है इसका, ये है पुंकेसर। क्या है ये है पुंकेसर। ठीक, ये हो गया पुंकेसर। ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेमेन। भाई इसको मिला करके हम सबको क्या कहेंगे, स्टेमेन कहेंगे। क्या कहेंगे, ये पूरी संरचना जो है कहलाती है स्टेमेन, है ना, स्टेमेन। अब जो ये स्टेमेन है, इसमें 2 भाग हैं। एक तो ये जो है कहलाएगा इसका, ये है फिलामेंट, ये है फिलामेंट। और ये जो ऊपर वाली संरचना इसमें ऊपर फूली हुई दिखाई गई है, ये है एंथर, है ना। और इसी को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, इसी को ये कहा जाता है स्टेमेन कहते हैं पूरे को। फिर हम लिख दे रहे, ये संरचना कहलाएगी स्टेमेन कहलाती है। अच्छा, अब फिर इसमें देखते हैं, इसका जो अंदर से बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसका जो ये तीसरा चक्र है, ये संरचना ये दिखाई दे रही है। तो ये क्या है, ये पेटल है। ये क्या है, पेटल, ये है पेटल है। ठीक, और सबसे बाहर जो है, ये जो पाई जा रही है, ये है इसका सेपेल है, सेपेल, है ना। यानी कैलिक्स को सेपेल कहते हैं, करोला को पेटल कहते हैं। फिर क्या है, ये इसकी एंडोसियम हो गई, और ये बीच में जो दिखाई गई है मादा जन्नांग, ये क्या है, गाइनीसियम। ये नर जन्नांग है, ये मादा जन्नांग है। ठीक है, ये गाइनीसियम हो गई। ये मादा जन्नांग हो गई। ये देखते हैं नीचे, ये है इसका थैलमस है, ये है थैलमस है। ये इसकी जो है, ये है पेडिकिल,
पेडिकिल है। ये जो मादा भाग दिखाया गया है, मादा में ये अंदर की तरफ क्या क्या दिखाई गई है, देखा जाए तो ये अंदर की तरफ ये है इसकी प्लेसेंटा, अंदर की तरफ ये दिखाई गई है प्लेसेंटा, ये है इसका ओव्यूल, है ना, ये रहा जो है इसका ओव्यूल पाई जा रही है। तो ये एक पुष्प की संरचना, यानी पुष्प के हम लोग जो पढ़ते हैं पुष्प के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से हैं 4 भाग, है ना, देखो, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनीसियम। कैलिक्स को सेपेल, पेटेल, एंडोसियम, गाइनीसियम, ठीक है। तो पुष्प के इतने भाग पाए जाते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जो है इसमें है ना, यानी जो पुष्प में देखा जाए कि पुष्प की जो संरचना दिखाई गई है, तो पुष्प में क्या है कि भाई जब इनका जनन काल आता है तो जनन काल में क्या करते हैं, ये पुष्प का निर्माण करते हैं। पुष्प के 4 भाग, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनीसियम। एंडोसियम जो है इसका नर जनन अंग, और ये गाइनीसियम जो है ये इसके मादा जनन अंग होते हैं, है ना। अब हम आगे चित्र देखते हैं एंडोसियम के बारे में। उमंग, है ना, पुमंग के बारे में, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में एंडोसियम, है ना, एंडोसियम। पुमंग में एक या एक से अधिक पुंकेसर होते हैं। भाई हम लोग पुमंग देखते हैं तो पुमंग में क्या होता है, एक या एक से अधिक पुंकेसर होते हैं। पुंकेसर जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। अच्छा, अगर से आवृत्तबीजी पौधों में देखा जाए तो आवृत्तबीजी पौधों में पुंकेसर क्या होते हैं, नर जननांग होते हैं। जो आवृत्तबीजी पादप हैं, आवृत्तबीजी पादप में पुंकेसर जो है नर जननांग होते हैं। इसमें परागकण जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर कहा जाता है, उत्पन्न होते हैं। यानी कि जो एंडोसियम है, एंडोसियम में क्या निर्माण होता है, पॉलन ग्रेन का। पॉलन ग्रेन जिसको हम कहते हैं पराग कण कहते हैं, या इसी को कहा जाता है माइक्रोस्पोर। क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर कहते हैं, है ना, यानी कि सूक्ष्म बीजाणु कण। क्या कहा जाएगा, सूक्ष्म बीजाणु कण कहते हैं, ठीक। तो भाई जो एंडोसियम होता है, इसी एंडोसियम में देखा जाए, एंडोसियम नर जननांग है ना। इसमें क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं जिसको हम कहते हैं पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरो जिसको क्या कहते हैं, सूक्ष्म बीजाणु कण कहते हैं। प्रत्येक पुंकेसर में एक बीजाणु युक्त भाग एंथर, अभी चित्र हम आगे बताए थे, एंथर तथा एक लंबा क्या पाया गया था, उसमें फिलामेंट पाई जाती है। और अच्छा, अब हम इसके बारे में देखते हैं आगे चित्र के बारे में। इसमें एक चित्र हम देखते हैं फिलामेंट का। कि जो पुंकेसर होता है, देखिए ये जो है इसका एंथर है, और ये जो है पाई जाती है फिलामेंट, है ना,
जो इसमें इसकी एंथर है, एंथर हमको ये 4 पालियों में बटी हुई दिखाई देती है ना। कि जो पराकोष होता है, पराकोष में चार चार का मतलब ये 2 पालियाँ पाई जाती हैं, और दोनों पालियाँ जो है यहाँ बीच में ये पाई जाती है, इनको जोड़ने के लिए यहाँ पर ये जो दोनों पालियों को जोड़े हुए है पाई जाती है, इसके लिए कनेक्टिव टिश्यू पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कनेक्टिव पाई जाती है, और उसी कनेक्टिव के द्वारा जो है ये जुड़े हुए होते हैं। ये संयोजी है, कनेक्टिव जो है ये क्या है? संयोजी पदार्थ है, और इसी संयोजी पदार्थ से जो है ये जुड़े होते हैं। संयोजी पदार्थ जो कनेक्टिव पाई जाती है, इसमें संवहन बंडल होता है। क्या है? संवहन बंडल। और परागकोश पाली में देखा जाए तो 2 प्रकोष्ठ होते हैं, जिन्हें हम परागपुट या इसको कहते हैं सूक्ष्म बीजाणु थानी कहते हैं। इस प्रकार देखते हैं कि जो पराग है इसमें 4 बीजाणु धानियाँ पाई जाती है। कितना? 1 2 3 4, मतलब एक कनेक्टिव के द्वारा जुड़ा होता है। इसमें कुल जो है 4 बीजाणु धानियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा, अगर इसका जो हम सेक्शन काट दें, इस तरीके से सेक्शन काटा जाए, तो सेक्शन काटने पे हमको इसमें चारों कोष्ठ जो है स्पष्ट दिखाई देंगे। चारों कोष्ठ जो है इसके क्या हो जाएंगे? स्पष्ट दिखाई देते हैं काटने पर। ये जैसे अगर से काटेंगे तो काटने पर जो है इसके चारों कोष्ठ जो है ये स्पष्ट हो जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर 2 3 4, और ये चारों जो होते हैं बीच में कनेक्टिव के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसमें क्या पाई जाती है? वैस्कुलर बंडल पाई जाती है। ठीक। तो हम देखते हैं अब आगे, हम देखते हैं अब परागकोश का विकास तथा सूक्ष्म बीजाणु जनन। यानी कि आगे हम क्या देखते हैं? परागकोश का विकास तथा सूक्ष्म बीजाणु जनन। सूक्ष्म बीजाणु यानी कि ये हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड माइक्रोस्पोरोजीनस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। परागकोश में परागकणों के परिवर्धन को हम सूक्ष्म बीजाणु जनन कहते हैं। सूक्ष्म बीजाणु जनन क्या है? परागकोश में परागकणों के परिवर्धन को सूक्ष्म बीजाणु जनन या पुम बीजाणु जनन कहते हैं। यह बहुत तरल परागकोश देखा जाएगा से हम तरुण का मतलब जो है यंग, परागकोश का जो है अनुप्रस्थ काटे तो तरुण परागकोश का जब अनुप्रस्थ काटते हैं, तो अनुप्रस्थ काटने पर देखिए हमको संरचना जो है यहाँ पर इस तरीके से दिखाए। हम क्या करते हैं? एक तरुण यंग पौधे का जो है क्या करते हैं? परागकोश का जो है हम अनुप्रस्थ काट देते हैं। तो जब तरुण पौधे के परागकोश का जो है अनुप्रस्थ काटेंगे, बाहर वाली संरचना जो है एपिडर्मिस, और यहाँ पर ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक
है ना। अनुप्रस्थ काट काटने पर हमको क्या दिखाई देती है इसमें, जब हम किसी तरुण, यानी कि ये जो चित्र दिया गया ये शिशु पराग कोश का है ना। शिशु पराग कोश का जो है अनुप्रस्थ काट काटते हैं, तो अनुप्रस्थ काट काटने पर हमको क्या दिखाई देता है, लिख दे रहे हैं यहाँ, शिशु पराग कोश का, शिशु पराग कोश का अनुप्रस्थ काट, यानी कि जब हम शिशु पराग कोश का जो है अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो इसमें हमको क्या दिखाई, सबसे बाहर की तरफ पाई जाती है एपिडर्मिस पाई जाती है, और उसके अंदर जो है क्या पाया जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं विभाजनशील ऊतक कहते हैं। ठीक है। और इसका आकार जो हमको दिखाई देता है ये किसके आकार का है, ये अंड के आकार का होता है, परंतु बाद में यही क्या करेगा, ये 4 पालियों वाला हो जाता है और इसके बीच में जो है क्या बन जाती है, एक प्रोकैम्बियल स्टैंड बन जाती है, वाहिनी ऊतक बन जाते हैं। और जो वाहिनी ऊतक होती है प्रोकैम्बियल स्टैंड, यानी कि देखिए यही है, यही बाद में क्या हो जाएगा, 4 पालियों वाला हो जाता है और इसके बीच में क्या बन जाती है, एक, देखिए चित्र बना लीजिए इस, है ना, इसके बीच में क्या बन जाती है, प्रोकैम्बियल स्टैंड बन जाती है। चित्र वही है, ये थोड़ा जब विकास करेगा तरुण अवस्था से, है ना, शिशु अवस्था का ये चित्र था। अब इसके बीच में यहाँ पर देखा जाए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो है पूरा एक समूह पाया जा रहा है ना, चित्र वही है। ये हो गई इसकी एपिडर्मिस। यहाँ पर एक चीज़ हम दिखा देते हैं, ये क्या है, ये है संरचना जो है, ये है प्रोकैम्बियल स्टैंड। क्या है, प्रोकैम्बियल स्टैंड, है ना, जिसको हम कहते हैं वाहिनी ऊतक। क्या कहेंगे, वाहिनी ऊतक कहते हैं, वाहिनी ऊतक। बाकी तो यहाँ पर ये क्या है, ये मेरिस्टेमेटिक, वही जैसे वहाँ बनाया गया था, ये क्या पाई जा रही है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाई जा रही है। ठीक है। ये जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। हाँ, लेकिन इसमें क्या हुआ, विकास की तरफ बढ़ रहा है, तो विकास में जो है यहाँ पर क्या बन जाती है, एक प्रोकैम्बियल स्टैंड बन जाती है। ठीक है। और बाद में यहीं पर किसका निर्माण हो जाएगा, यही है जो कि निर्माण किसका होता, प्रोकैम्बियल स्टैंड बना था, यही प्रोकैम्बियल स्टैंड जो है बाद में क्या करेगा, ये निर्माण कर लेता है किसका, क्या नाम है, वैस्कुलर बंडल, या फिर हम इसको कह सकते हैं कंडक्टिंग स्टैंड का निर्माण कर लेगा। किसका निर्माण कर लेगा, यही जो है बाद में जो है निर्माण किसका कर लेगा, कंडक्टिंग स्टैंड का निर्माण कर लेता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 4 भागों में बटा हम इसी चित्र में दिखा दे रहे हैं, ये क्या होगा, इसमें इस तरीके से, है ना, जो मेरिस्टेमेटिक कोशिका है, हम इसी चित्र में, ये है ना भाई, पहले तो ये हुआ था, विकास हुआ था, अब विकास के बाद जो है देखा जाए तो ये 4 पालियों में बढ़ जा रहा है ना, और इनके बीच में क्या बन गया, जो है प्रोकैम्बियल स्टैंड बन गया। ठीक। अब जो प्रोकैम्बियल स्टैंड बना है, इसमें चलिए हम यहाँ आगे एक चित्र बनाते हैं, फिर वहाँ स्पष्ट नहीं होगा। देखिए ये बीच में वही है, प्रोकैम्बियल स्टैंड है। ठीक है। हम इसकी जो 4 पाली है दिखा रहे हैं, एक है ना, ये 4 पाली है। ठीक, ऐसे 4 पालियां बनी हुई हैं। ना बीच में ये 4 पाली हो जाएगी, बाकी तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसकी है ही है ना। ऊपर की तरफ क्या पाई जा रही है, ये एपिडर्मल लेयर है। सबसे ऊपर की तरफ क्या पाई जा रही है, ये एपिडर्मल लेयर है ना। ऊपर की तरफ जो है ये डर्मल लेयर है। अब जो डर्मल लेयर है, इसी डर्मल में देखा जाए तो इसमें
क्या नाम है, देखा जाए ऊपर ही दो, यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं ये ऊपर वाली कोशिका जो है ये है, हम बाहर से अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं तो देखते क्या हैं, ये पाई जाती है प्राइमरी पेराइटल सेल। प्राइमरी पेराइटल सेल है, और फिर इसी से अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो ये है प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल है ना, ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इनमें एक वृद्ध उसका देख लेते हैं विकास करते हुए। तो विकास करते हुए संरचना जो है, यहाँ पर जो है चारों पालियाँ हैं, है ना। अब हम देखते हैं एक परागकोश की संरचना का चित्र देख लिया जाता है, पूरा चित्र बना देते हैं। देखिए जो ये चार पालियाँ हैं, जब ये चार पालियाँ जो है क्या करती हैं भाई, वृद्धि करेंगी, तो वृद्धि करके जो है ये चार पाली इस तरीके से बनेगी। ठीक, चार पालियों में हम देखते क्या है कि इसमें जो चार पालियाँ हैं, एक दो तीन चार पाली ये हो जाएगी। बीच में जो है इसका क्या पाया जा रहा है, प्रोकैम्बियल स्टैंड, जिसको हम क्या कहते हैं, वाहिनी ऊतक, ये है। अब हम इतने भाग का चित्र बनाते हैं, इतने भाग का, यानी जिसकी एक भाग का जो है पूरा उसकी चित्र बना लिया जाता है, जिससे जो है हमारा स्पष्ट भी हो जाए। हम इतने भाग का चित्र बनाएंगे, है ना, इतने भाग का। यहाँ मतलब ये इतने का मतलब पूरे का बनाना है। अब समय देखिए, तो इसमें देखते हैं हम सबसे बाहर की तरफ, पहले सबसे बाहर की तरफ, सबसे बाहर की वाली लेयर जो होती है ये होती है एपिडर्मल लेयर। क्या है, सबसे बाहर वाली लेयर सबसे बाहर की लेयर क्या है, एपिडर्मल लेयर। एपिडर्मिस हो गई। अब इससे अंदर बढ़ते हैं, जो इसकी सेकंड लेयर है ये है इंडोथीसियम है अंदर। ये क्या है, इंडोथीसियम, है ना, इंडोथीसियम हो गई। इंडोथीसियम से नीचे जो है यहाँ पर ये है ना, ये है इसकी मिडिल लेयर, ये है इसकी मिडिल लेयर है। ठीक है, अब मिडिल लेयर से अंदर जो है यहाँ पर ये है इसकी अंदर वाली भित्ति, है ना? अंदर वाली भित्ति ये है टाइपटम लेयर, है ना। ये जो है जो अंदर वाली भित्ति है इसको हम नाम देते हैं टाइपटम लेयर, टाइपेटम लेयर हो जाएगी। अब इसी टाइपेटम लेयर से अंदर जो है यहाँ पर
जो है भाई स्पोर है, तो ये जो है सब क्या हैं, ये तमाम छोटी छोटी कोशिकाएं हैं बन जाती हैं, जिसको हम नाम देते हैं, यहाँ पर भरे होते हैं वही छोटे छोटे कण भरे होते हैं, जिसको हम कहते हैं माइक्रो स्पोर मदर सेल। माइक्रो स्पोर मदर सेल पाई जाती है, ठीक है, माइक्रो स्पोर मदर सेल। माइक्रो स्पोर मदर सेल। और यहाँ देखते हैं ये है इनकी स्टोमियम, है ना, माइक्रो स्पोर मदर सेल। देखिए ये जो स्टोमियम है यहाँ पर भी हम दिखा देते हैं, ये क्या है, स्टोमियम है, ये यही है स्टोमियम, है ना। तो देखिए होता क्या है कि इसमें जो कोशिकाएं हैं, यानी यहाँ इसमें आइए, देखिए ये जो कोशिका बनी थी, है ना, प्राइमरी पेराइटल सेल, फिर क्या है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। यहाँ देखिए आइए, अब आगे आइए, यहाँ पर क्या होती है, यही कोशिकाएं जो है बार बार विभाजित हो जाती हैं, और विभाजित तो हो करके जो है ये निर्माण करती है किसका, माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करती हैं। तो हमारा कहने का मतलब, यहाँ पर जब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो ज़्यादा होने पर क्या होगा भाई, ये भित्ति पर दबाव डालती हैं, जिनके कारण से इनका मुख जो होता है ये स्टोमियम, है ना, ये स्टोमियम जो होती है ये फट जाती है, क्या हो जाएगी, स्टोमियम जो होगा ये फट जाएगा, और जब स्टोमियम फट जाएगा तो इनके जो स्पोर हैं ये स्पोर बाहर आ जाते हैं, क्या होंगे, जो स्पोर हैं स्पोर बाहर आ जाते हैं। अब इसमें एक चित्र है फटी हुई परागधानी का चित्र, वही बन जाएगा, बहरहाल ये है। तो इस तरीके से जो है क्या होंगे, इनकी स्पोर जो है बाहर आ जाती है, ठीक है भाई। ये प्रारंभिक अवस्था का दिया गया चित्र। परिपक्व होने पर इनकी जो स्टोमियम होती है, ये स्टोमियम क्या कर जाएगी भाई, हम एक चित्र और आगे दिखा देते हैं। जब ये है ना, हम चित्र देखते हैं। देखिए इसमें जो ये हम दिखाना चाह रहे हैं कि जो इसकी स्टोमियम है, यही है स्टोमियम, और यहाँ ये हम दिखा दे रहे हैं कि ये क्या है भाई, पूरा ये यहाँ यहाँ लाइए, यहाँ देखिए, हाँ इसमें देखिए ये बीच में जो है इसका क्या पाया जा रहा था, ये वेस्कुलर बंडल था, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम भाई पूरा चित्र बना दे रहे हैं, लेयर यहाँ से देख लीजिएगा, यही लेयर है इसमें पाई जाती है ना। ये जो है इसका पॉलन साइक था,
पॉलन सहायक है, ये है पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन है ना। ये जो इसका मुख है इसको हम कहते हैं स्टोमियम, है ना, स्टोमियम। ये जो ऊपर वाली संरचना है सबसे बाहर की तरफ क्या पाई जाती है भाई, कोश की संरचना है, ये सब इसी से बना ना। ये जो है सबसे बाहर की तरफ जो पाई जा रही है ये है इसकी ईपीडर्मिस, ये है ईपीडर्मिस है। और इसके अंदर वाली लेयर जो है वही यहाँ देखिए हम लिखे हैं इंडोथीसियम, तो इसके अंदर वाली लेयर क्या हो जाएगी भाई, ये है इसमें, ये जो है अंदर वाली लेयर ये क्या है, ये है इंडोथीसियम। ये जो लेयर है ये लेयर किसका है, इंडोथीसियम है ना, लेयर यही है। देखिए अब इसमें होता क्या है कि जब माइक्रोस्पोर जो है बढ़ जाते हैं, तो माइक्रोस्पोर बढ़ने के कारण से जो इसमें इनकी स्टोमियम है ये स्टोमियम फट जाएगी और माइक्रोस्पोर मतलब पॉलन ग्रेन जो होते हैं ये बाहर आ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है पॉलन ग्रेन बाहर आते हैं। ठीक, चलिए ठीक है, बाकी कल देखते हैं। अब जो पॉलन ग्रेन है इसके विकास की अवस्था, मतलब ये तो परागकण हुए ना, तो परागकण के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन हम लोग करेंगे, जो कि नर युग्मक हैं। ये भाई जो ये बने हैं, हम लोग नर के बारे में ये पढ़ रहे थे कि नर बने, नर युग्मक के बारे में। तो इसमें क्या था, पुंकेसर, पुंकेसर जो है यहाँ दिखाया गया शिशु अवस्था में, है ना, शिशु अवस्था। फिर धीरे धीरे ये क्या करती है, ये वृद्धि करती है। वृद्धि करते हुए देखते क्या है, यहाँ पर इसमें क्या बन जाएगी, प्रोकैम्बियल सेल, जिसके कारण से 4 भागों में बटी हुई दिखाई देती है। क्या है, प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। बीच में क्या बन जाती है, इसमें प्रोकैम्बियल सेल बन जाती है ना। ये देखिए पूरे इसके चारों पालियों को दिखाया गया है इस चित्र में। हम पूरे पाली का न दिखा करके एक पाली का चित्र जो है हम यहाँ बना रहे हैं, है ना। तो इसमें सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस, फिर इंडोथीसियम पाई जाती है, फिर इसकी मिडिल लेयर है, अंदर की तरफ टैप्टम लेयर पाई जाती है, और फिर इनकी कोशिकाएं जो स्पोरोजिनस सेल है ये इसमें बार बार विभाजन होता है, जिसके कारण से इनकी संख्या जो है बढ़ जाती है। नाम दिया गया माइक्रोस्पोर मदर सेल। जब इनके, और इसमें सब क्या बन जाते हैं, स्पोर बन जाते हैं, भरे हुए होते हैं, मतलब स्पोर भरे हुए होते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल इसी नाते इसको कहा गया। जब माइक्रोस्पोर मदर सेल की संख्या जो है ज़्यादा हो जाती है तो इनकी जो स्टोमियम मुख है ये स्टोमियम मुख फट जाती है और इनमें भरे हुए माइक्रोस्पोर जो होते हैं बाहर आ जाते हैं, जिसको क्या नाम दिया गया, पॉलन ग्रेन दिया गया। यही क्या है, नर युग्मक है। ठीक, अब नर के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन